सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ईशा क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ साइंस क्लास 8 का टॉपिक, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का, जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी हद तक इजी लगेगा। ये चैप्टर जो है आपका, ये आपको डेली रूटीन, अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करवाएगा। ठीक है, जैसे हम कैसे प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट और हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। तो ये सब हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको लगता है कि यस ये कंटेंट अच्छा है और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट देती रहूं, तो लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। तो हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली अब है क्या, आपको पता है आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी किस चीज़ की है? ऑफ वेरियस एनिमल्स, ऑफ प्लांट्स, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग. So a large variety of plants and animals found on our planet. So all plants and animals, they are depend on each other for their survival. हम पढ़ते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि plants they are called autotrophs because they are green plants. They prepare food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. तो जब वो फूड बनाते हैं, दैट फूड इज ईटन, इट इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स. सो वी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स. तो जो हम लोग हैं और बाकी एनिमल्स हैं, वो किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. तो इस वजह से we both are depending on each other for survival. So we need to conserve biodiversity as it helps in balancing our इकोसिस्टम. ठीक है, तो हमें हमारे पूरे इकोसिस्टम को बचाने की नीड है, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी मतलब बायोडाइवर्सिटी के किसी भी लेवल पे कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो उससे जो हमारा पूरा बैलेंस है नेचर का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है जी. सो यही हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन. हाउ वी कैन सेव आवर प्लैनेट, हाउ वी कैन सेव आवर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, तो कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. स्पीशीज होता है प्रजाति, किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स की. तो जिनको भी हम मेंटेन करेंगे, सेव करेंगे, बचाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. नाउ इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज. अब हम बात कर रहे हैं कि हमने सेव करना है, कंजर्व करना है, तो किससे करना है? इट कैन इंक्लूड फ्रॉम एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन होता है कि वो ख़त्म हो जाए, इस प्लैनेट से बिल्कुल फिनिश हो जाए. एंड रिस्टोरिंग हैबिटेट, हैबिटेट द प्लेस वेयर दे लिव, प्रिवेंटिंग डिफोरेस्टेशन एंड एनहांसिंग द इकोसिस्टम. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं हमें? कंजर्वेशन के बारे में. ठीक है जी. नेक्स्ट, टुडे मेजर थ्रेट to the survival of mankind is deforestation. तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा खतरा हमें मैन को है, हमारी लाइफ को है, वो किससे है? डिफोरेस्टेशन से. डिफोरेस्टेशन है ना, डिफोरेस्टेशन आपको टर्म से ही पता लग रहा है, फॉरेस्ट का तबाह हो जाना, डिफोरेस्टेशन. आपने देखा होगा, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज इज डन इन ऑन मेनी प्लेसेस, है ना. तो जो कटिंग ऑफ ट्रीज है वो क्या होता है? उससे पूरा आपका जो फॉरेस्ट है उसकी तो फर्स्ट ब्यूटी चली जाएगी, सेकंड नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो जाएंगी. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना. तो जो डिफोरेस्टेशन होता है, हमें कटिंग ऑफ ट्रीज को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए इफ वी वांट टू कंजर्व आवर प्लैनेट, इफ वी वांट टू कंजर्व आवर इकोसिस्टम. सो देखिए डिफोरेस्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक, ये होता क्या है? सो द टर्म डिफोरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मैसिव, मैसिव होते हैं बहुत ज़्यादा,
cutting down of trees and clearing of forest to use the land for agriculture purposes. अब जो मैनकाइंड है, हम लोग हैं, ठीक है, हमारे जैसे जो और लोग होंगे वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं. वाई? फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, है ना, अपने बेनिफिट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस के लिए दे कट डाउन द ट्रीज. पर उनको नहीं समझ आ रहा है कि बाय कटिंग द ट्रीज दे आर सेटिस्फाइंग देयर ओन नीड्स. अपनी नीड्स तो वो पूरी कर रहे हैं, पर दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, destroying the beauty of nature, and they are disturbing the balance of nature. ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू. अब अगर कटिंग ऑफ ट्रीज होती जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आ जाएंगे, है ना, जो जिससे हमें प्रॉब्लम होगी, जैसे रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट विल डिक्रीज. क्योंकि आपको पता है बारिश उसी जगह पर ज़्यादा होगी जहाँ पर हमारे पेड़ होंगे, फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज होंगे, है ना, उतनी ज़्यादा बारिश होगी. अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो रेनफॉल कैसे होगी. सेकेंड, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. कोई भी सॉइल है, किसी भी ज़मीन की जो भी सॉइल है, उसको अच्छा होने के लिए, फर्टाइल होने के लिए क्या चाहिए, रेनफॉल होनी ज़रूरी है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिशन कंटेंट होना ज़रूरी है. तो अगर आपका ट्रीज़ होंगे, अच्छे से ट्रीज़ होंगे तो ट्रीज़ ही तो सारा काम अच्छे से करेंगे, है ना, गैसेस अब्जॉर्ब करेंगे, सारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस अच्छे से करेंगे, और फूड एंड वाटर, उससे जो आपका फर्टिलिटी कंटेंट है सॉइल का वो भी मेंटेन रहेगा. पर अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, अगर आप कट करते ही जाओगे तो जो रेनफॉल है और फर्टिलिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. तो वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज. तो डिफोरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज. चलिए आप देखिए, पिक्चर देख सकते हैं ना, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डिफोरेस्टेशन. यहाँ देखिए, कट बार्क ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट, है ना, ट्रीज कट किए गए हैं. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं रीजंस और कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन. अब रीजंस क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमें डिफोरेस्टेशन करनी पड़ जाती है. फर्स्ट, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट. दो चीज़ें होती है, अर्बन एंड रूरल. रूरल होता है जो विलेज एरिया होता है, अर्बन इज योर सिटी एरिया, है ना. अब देखिए, जितनी ज़्यादा सिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा सिटी में डेवलपमेंट ज़रूरी हो जाएगी, है ना. हम शहर में रहते हैं, शहर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहती है ना, रैपिड इंक्रीज चलता रहता है. तो जितनी ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा हमें वुड की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज़्यादा ट्रीज कट होंगे. सेकंड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज कंपनीज को सेट होने में भी, है ना, बहुत ज़्यादा हमें वुड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उससे भी कटिंग होगी. थर्ड, एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पजेस. एग्रीकल्चर, फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी काम है, किसी भी काम के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से हमें फिर से ट्रीज को कट करना पड़ सकता है. तो ये भी एक फैक्टर हो गया. देन मेकिंग फर्नीचर, वी ऑल नो, है ना, हमारे सबके घरों में नाउ अ डेज मॉडर्न हाउसेस दे ऑल हैव द फर्नीचर मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी वुड्स, है ना. तो वुड की जो ज़रूरत है वो हमारी डे टू डे लाइफ में इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हम ह्यूमन बीइंग्स है, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमें डिफोरेस्टेशन करने में हम मजबूर हो जाते हैं. देन यूजिंग वुड एज फ्यूल, है ना, वुड को फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं. देन नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर्स. ये तो सब मैनमेड कॉजेज थे, है ना. कुछ नेचुरल कॉजेज है जो नेचर की वजह से अपने आप हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट फायर, किसी जंगलों में जो है आग लग जाए, है ना, तो जो सारे ट्रीज है वो जल जाएंगे. ड्राउट्स होता है सूखा पड़ जाना. कोई एरिया, जब किसी एरिया पर बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो वहाँ पर ड्राउट्स आने का खतरा रहता है. देन एसिड रेन, है ना, वोल्केनिक इरप्शंस. तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, दे आर द रीजंस फॉर डिफोरेस्टेशन. देन चलिए नेक्स्ट, ये आप माइंड मैप देख सकते हैं. दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन. फर्स्ट, देर आर टू कॉजेज, मैनमेड एंड नेचुरल. मैनमेड में आपने पढ़ा ट्रीज आर कट, है ना, मैनमेड है, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, सो वी आर कटिंग द ट्रीज. 2, these are 5 reasons. First, to obtain wood, that is timber, for making doors, windows and furniture.
we all know this. Then we obtain wood for using as fuel also. Then we obtain wood for making paper also. Then we obtain more agricultural land for cultivation of crops, and we get land for building houses, factories, roads and dams, etc. So because of all these reasons we are cutting down the trees. The natural reasons are, that is your forest fires or severe droughts. Severe होते हैं बहुत ज़्यादा droughts आ जाना, है ना. So these are the causes of deforestation. Now I hope you are getting the points. ठीक है, this is a very interesting thing. You can make down your own points yourself also if you want. ठीक है, and you can elaborate your answers in the exams while writing. Next, consequences of deforestation. Consequences means result, नतीजा क्या होगा deforestation का. हमने पढ़ लिया हम क्यों कर रहे हैं, पर अगर हम कर लेंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे और हम पर और सब पर. ठीक है, तो deforestation causes severe impact on the environment such as, first, loss of habitat, second, rise in temperature. ठीक है, थर्ड, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड टेबल, देन ग्लोबल वार्मिंग. तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं. अगर डिफोरेस्टेशन करेंगे तो जो भी रहते हैं आप उन एरियाज के आसपास, उनका जो हैबिटेट है वो तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो दिस लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज. फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में, है ना, उनके तो रहने की जगह ही फॉरेस्ट है, ट्रीज है. अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो वो रहेंगे कहाँ पर. तो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, खत्म होते जा रहे हैं. ड्यू टू विच एनिमल्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट, दे आर लूजिंग देयर होम. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रीजन. सेकेंड, राइज इन टेम्परेचर. अगर फॉरेस्ट कट होते जाएंगे, ट्रीज खत्म होते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, राइज होता जाएगा. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नाउ यू ऑल विल टेल मी, यू कैन थिंक ऑफ द रीजन वाई ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ द ट्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज. है ना, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रीज को बर्न करते जाएंगे या वो खुद होंगे तो क्या होगा, एशेज बनेंगे, है ना, ऊपर से कुछ धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा. दैट इज वेरी मच रिच इन CO2 गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो जो ये CO2 गैस होती है ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है जो अर्थ का टेम्परेचर है, एटमोसफेयर का टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, तो इट डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल विच विल फर्दर कॉज ड्राउट्स. तो ये सब प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड है. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, एटमोसफेयर में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल कम हो जाएगी, रेनफॉल कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट्स आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड टेबल. है ना, जो भी हम पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा इन 7th क्लास, ऑल्सो इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, वाटर साइकिल के बारे में, है ना, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर इज देयर, तो उसकी डिप्लीशन हो जाती है, वो खराब हो जाएगा. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन, जो मैंने भी आपको बताया, जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, है ना, तो इससे क्या होगा, जो हमारा ग्लोब होगा वो वार्म हो जाएगा, गर्म, है ना. वार्मिंग मीन्स गर्म, ग्लोबल मीन्स ग्लोब. तो ये क्या होगा, जो प्लांट्स है दे अब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें पता है जो प्लांट्स हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो CO2 गैस को एयर में से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. पर ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अगर डिफोरेस्टेशन होता जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल बी इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट, ड्यू टू विच CO2 इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी. अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे रेनफॉल पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और अगर रेनफॉल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो फर्दर रीजंस फॉर द ड्राउट्स आ जाएंगे एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स विल बी देयर. सो दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं.
नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, दैट इज लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमें पता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे ऑल्सो सर्वाइव ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देम, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता रहता है, तो उसमें भी क्या होगा, फर्क आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिजर्ट इज रेगिस्तान, है ना। डिजर्टिफिकेशन, सूखा पड़ जाएगा तो डेजर्ट जैसा एरिया हो जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज टेकिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, है ना। सॉइल हम पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल के डिफरेंट हॉरिजोन्स होते हैं। तो सॉइल के जो हॉरिजोन्स होंगे, सॉइल की जो लेयर्स होंगी, फर्टाइल टॉप लेयर होगी, वो भी जो बहकर चली जाएगी या वो भी खराब हो जाएगी। तो डिफोरेस्टेशन से उस पर फर्क पड़ेगा, विच लीड्स टू डिटोरेशन ऑफ द फर्टाइल लैंड। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड इट एक्सपोजेस द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स। तो अगर ऊपर की लेयर खराब हो जाएगी तो हमें नीचे की रॉकी, जो नीचे की गंदी लोअर हार्ड लेयर होती है, वो दिखाई देगी, जिसके अंदर कम ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड सब्सटेंस विच हेल्प्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो उसमें कम ह्यूमस होगा, अगर ह्यूमस कम होगा तो वो सॉइल भी कम फर्टाइल होगी। तो जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले तो फर्टाइल थी, पर इन सब रीजंस की वजह से वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई है, और जिसको हम बोलते हैं बैरन लैंड। बैरन होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, या वेस्ट लैंड उसको बोल सकते हैं। तो इसी वजह से जो डिजर्टिफिकेशन है वो कन्वर्ट, वो क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू इनफर्टाइल लैंड और वेस्ट लैंड और बैरन लैंड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज रीजंस, है ना, ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स फॉर्म्स, भिन्नता, मतलब अलग अलग जो हमें प्रजाति हमारे आसपास दिखाई देती है। तो the variety of living organisms like plants, animals and microorganisms which are around us is called biodiversity. In other words, it refers to the vast means बहुत ज़्यादा variety of life on earth. Any living thing which includes living कौन होंगे, which can breathe, which can move, which can show different life processes. तो कोई भी जो living thing है, plants, bacteria, animals and humans, they all are included in the biodiversity. हम सब biodiversity के अंदर आते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये होता है आपका biodiversity। नेक्स्ट आता है how you can conserve your biodiversity, है ना। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी क्या कंजर्व रहेगी, नो। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो हाउ वी कैन कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट विल मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट मदर अर्थ का जो बैलेंस है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, कंजर्व करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी भी कंजर्व रहेगी और उससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है। Now exactly what do you mean by biodiversity conservation? So the protection, the restoration and management of ecosystem and natural environment as well as ensuring, ये देखना कि क्या वो safe हैं, that they are safe and functional, they all are the part of बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें उनको प्रोटेक्ट करना, उनको रिस्टोर करना, उनको मैनेज करना अच्छे से और उनको इंश्योर करना कि क्या वो सेफ है, अगर नहीं है तो हम कैसे उनको सेफ रख सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारे कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है जी। चलिए
पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये, हाउ कैन वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सो इट कैन बी कंजर्व्ड बाय नॉट कटिंग ट्रीज, हमें ट्रीज को कट नहीं करना। दैट इज वी शुड नॉट डू डिफोरेस्टेशन, क्रॉस कर दो डिफोरेस्टेशन पर, डिफोरेस्टेशन हमें नहीं करना है। नॉट हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को हंट नहीं करना है, क्योंकि उनको नहीं हंट करेंगे तो वो बचे रहेंगे, है ना। दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन लाइफ, एनिमल्स भी ज़रूरी है। देन यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन गुड मैनर, हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले होते हैं नेचर से या मैन मेड रिसोर्सेज जो भी होते हैं, नेचर रिसोर्सेज होते हैं, उनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए और उनको जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। उनका हमें प्रॉपर मेंटेन करके उनको ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। देन वी शुड ऑल्सो क्रिएट सम प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एनिमल्स, है ना। जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, नेशनल पार्क्स बना देते हैं, जू बना देते हैं, जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी हंटर उनको हंट ना कर पाए, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। सो दे आर प्रोटेक्टेड इन देयर ओन एनवायरनमेंट. So these are some of the ways by which we can conserve our precious biodiversity. I hope you understood today's topic. ठीक है, in our next video I will complete the further topics of this chapter and we will meet in our next video. Till then, keep learning, keep growing, and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.